हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो देखिए, आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि जो है ये 1857 के विद्रोह की भूमिका कैसे तैयार हुई। इसके एक नहीं अनेकों कारण हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। इसके आर्थिक, राजनैतिक, है ना, धार्मिक, बहुत सारे कारण थे। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और देखिए क्या है ना कि सबके अंदर आक्रोश भरा हुआ था, चाहे वो सिपाही हो, किसान हो, और चाहे राजा हो, बादशाह हो। ये भी देखिए, आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो ये बताया गया है उसमें कि मुगल बादशाही का जो पद है वो समाप्त किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, सब में आक्रोश था। और ये सारे आक्रोश मिलके किसका रूप लिए? एक विद्रोह का रूप लिए। किसका? 1857 का। तो देखिए, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। मैं बता दूं इसमें कि इसमें पूछा जाएगा कि जैसे विद्रोही नेता कौन था, दिल्ली में विद्रोही नेता कौन था, कानपुर में विद्रोही नेता कौन था, अब इस विद्रोह को कुचलने वाला अंग्रेजी शासक कौन था, है ना। तो ये सारे एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती है। कभी कभी कारण भी पूछ लिए जाते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई, उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हूँ गाइज़। और जो है एक दो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो कंसंट्रेट होके देखिए, सुनिए। आई होप आपको समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा ये चैप्टर, क्योंकि यहीं से नींव पड़ी थी हमारे कहाँ की? स्वतंत्रता की। तो अंग्रेज ये भली भांति जानते थे कि हम जो हैं अगर इन भारतीयों में फूट नहीं डालेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फूट डालो शासन करो की नीति किसकी थी? अंग्रेजों की ही थी। और वे अच्छा कहा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिमागदार थे। ये ना दूर की चीज़ें जो है आसानी से भाप लेते थे कि क्या सिचुएशन होने वाली है। और ये अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर ये भारतवासी, यानी कि ये धार्मिक रूप से भी बांटने की कोशिश कर रहे थे ना, हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें। तो ये अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर ये सारे लोग एक साथ मिल गए तो ये हमारा सुपड़ा साफ करने में कारगर हो जाएंगे। और इसीलिए इन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति भी अपनाई। तो ये देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा समझदार थे, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 1857 का ये जो विद्रोह था, जो कि एक छोटे से शहर यानी कि मेरठ से शुरुआत हुई इसकी, तो ये दिल्ली तक कैसे पहुंचा और एक विद्रोह का रूप, बहुत बड़े विद्रोह का रूप कैसे ले लिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, मेरठ से दिल्ली तक बात है 29 मार्च 1857 की। युवा सिपाही था मंगल पांडे। इसकी रेजिमेंट थी 34वीं रेजिमेंट का ये सेना का सिपाही था। तो इसने क्या किया, ये बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में इसे फांसी पर लटका दिया। और इसने हत्या किसकी किसकी की थी, कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखना, एडुजुटेंट बाग और मेजर ह्यूसन ध्यान रखेंगे। इन दोनों को जो है इसने घायल कर दिया था और इसी आरोप में इसे फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, चंद दिन बाद जो है मेरठ में तैनात कुछ सिपाही ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। तो इन सिपाहियों को लगता क्या था, उन्हें ये लगता था कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। तो 85 सिपाहियों की नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। और यह जो है 9 मई 1857 की बात है। अब देखिए कैसे स्टार्टिंग हो रही है। तो मेरठ में तैनात जो दूसरे भारतीय सिपाही थे ना, उनकी प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। अब आई बात 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया और वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूकों, हथियारों को कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। बताया ना मैंने कि बहुत बड़ा विद्रोह था ये। और उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। तो सिपाही जो थे ना, वे पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा हो गए। लेकिन सवाल क्या था, सवाल अब ये उठता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। तो सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरठ के जो है ना कुछ सिपाही की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे में ही जो है दिल्ली
पहुंच गई। और जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात जो टुकड़ियां थी ना, उन्होंने भी बगावत कर दी। और यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए, देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। और विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए और वे बादशाह से मिलना चाहते थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई। 10 मई 1857। तो विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 1857 में। कहाँ से? मेरठ स्थित छावनी से। यानी कि एनआई और एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ियों ने जो है वो स्टार्ट किया। तो देखिए, बादशाह जो थे ना, वो अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े थे और आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम क्या उठा कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये था बहादुर शाह जाफर। आगे देखते हैं। देखिए, बहादुर शाह जाफर बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी ही पड़ी और उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों में एक संघ बनाने का आह्वान किया। और बहादुर शाह ने इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। अब आप देखिए कैसे परिणाम आए। अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज से पहले देश में बहुत बड़े हिस्से में मुगल साम्राज्य का ही शासन था। आप सभी जानते हैं, मुगलों ने कई साल जो है शासन किया। तो ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके में शासन चलाते थे। तो ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासक को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाके में शासन जो है बेफिक्र होकर चलाएंगे। तो अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। वे सोचते थे ये भारतीय क्या कर लेंगे हमारा। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे में पर जो है पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति जो है वो रातों रात बदल दी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लग जाता है ना तो उनका उत्साह और साहस भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए, देखिए जैसे मैं पढ़ाती हूँ आपको, हाँ, अगर आपको चीज़ें थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग लगेगी ना तो आपको आगे जानने की इच्छा होगी। यही चीज़ है सेना लोगों के साथ। जब रास्ता दिखाई देने लग जाता है ना कि हाँ हमें जो है साहस मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, हमें सफलता मिलेगी, तो जाहिर सी बात है वे आगे ही बढ़ेंगे और इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास जो है वो मिलता है। अब नाना साहब का भी आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये है नाना साहब। अभी इनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, अब बगावत फैलने लग गई। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो क्या हुआ? लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। ये जाहिर है कि खबर फैलने में जो है कुछ ही समय तो लगना ही था, कुछ समय तो लगेगा ही ना, लेकिन फिर भी विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। अब देखिए, एक के बाद हर रेजिमेंट के जो सिपाही थे ना विद्रोह कर दिए। वे कानपुर, दिल्ली, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ जो है निकल पड़े और उनकी देखा देखी कस्बों, गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चल दिए और वे जो है स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए और ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। अब देखिए आगे, ये देखिए कितना भारी नरसंहार है ना, कि सब लोग अपनी जान की फिक्र ना करते हुए बस अंग्रेजों से छुटकारा चाहते थे। अब देखिए, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब जो कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। तो उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बहादुर शाह जो है बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है और लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए। तो वाजिद अली शाह के बेटे जो है विरजिस कादिर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। तो देखिए, विरजिस कादिर लिखा हुआ है, कहीं कहीं इन्हें विरजिस कादिर भी कहते हैं, तो इसीलिए मैं जो है विरजिस कादिर भी बोलती हूँ। तो विरजिस कादिर ने भी जो है बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया
उनकी माँ थी बेगम हजरत महल। इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा मर्दानी थी। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाली और उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। नाको चने चबा दिए थे ये कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ के राजी जो है अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की। तो मध्य प्रदेश से कौन कर रहा था नेतृत्व? रानी अवंतीबाई, है ना। तो अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। अब देखिए आगे कैसे भयंकर बाढ़ आती है विद्रोह की। तो विद्रोह की टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। मुट्ठी भर तो अंग्रेज आए थे ना हमारे देश में, कहा भी जाता है। तो मुट्ठी भर अंग्रेज जो है इन भारतवासियों के सामने थे कुछ भी थोड़ी ना, है ना। और बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई और इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खासतौर पर क्या हुआ ना कि अवध के इलाकों में जो है चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने जो है अपने कमांड इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। देखिए क्या लिखा है, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, है ना। तो देखिए इस लेटर में ही जो है डर उनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस दौरान जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। अब मान लीजिए देखिए जैसे फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब ये करेंगे कि फैजाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो ये कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है और इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली और अपने समर्थकों के साथ वे एक अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। और दिल्ली में अंग्रेज़ का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया, है ना। इस प्रकार जो है सभी लोग दिल्ली में बगावत करने के लिए पहुंच गए और वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए, बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह। तो बिहार के नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह। इन्होंने भी विद्रोह कर सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो तमाम इलाकों के नेता जो है वो लड़ा के इस युद्ध का हिस्सा लिए। तो देखिए ये देखिए रानी लक्ष्मीबाई, देख पा रहे होंगे, ये बहुत मर्दानी लेडी थी। इनके बारे में मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा। ये अंग्रेज़ों से लड़ने वाली मतलब समझ लीजिए एक मर्द ही थी। और ये देखिए ये बिहार के नेतृत्व करता है, ये है वीर कुंवर सिंह। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो विद्रोही सेना है ना, ये मेरठ से दिल्ली की ओर कूच कर रही हैं, ठीक है। ये मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब विद्रोह हो रहा था तो कंपनी का पलटवार तो आना ही आना है ना। तो अब देखिए कंपनी का पलटवार क्या था। अब देखिए इस उथल पुथल के बावजूद जो है अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने मतलब समझ लीजिए कि आज जो हम लोग अपने घरों में शांतिपूर्वक रह रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं ना, उसमें कई लोगों का बलिदान छुपा हुआ है। कई लोग जब अपना बलिदान दिए हैं तो आज हम लोग जो है हमारा देश आज़ाद है ना। नहीं तो अंग्रेज़ों के चंगुल से छूटने वाला नहीं था। तो गिनती नहीं है कितने लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बलिदान दे दिया। तो देखिए कंपनी ने जो है ना अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस विद्रोह को कुचलने में। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जो है जल्दी सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के जो मुख्य केंद्र थे ना दिल्ली और मेरठ, वहाँ पे धावा बोल दिया। तो सितंबर 1857 में दिल्ली में जो है दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल बादशाह यानी कि बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। और उनके जो बेटे हैं थे ना, उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून की जेल भेज दिया गया। तो ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बहादुर शाह जफर को जो है कहाँ भेज दिया गया था सज़ा के लिए, तो ये भेज दिया गया था रंगून, जिसे अब म्यांमार के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई 1862 में।
आगे देखते हैं। देखिए, दिल्ली पर जो है अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की जो है विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ध्यान रखिए, मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिरकत हुई और उन्हें मार दिया गया हीरोज़ द्वारा। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ के विद्रोही नेता कौन थे और कुचलने वाला अंग्रेजी शासक कौन था। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अभी हम उसको इकट्ठे देख लेंगे। तो दुर्भाग्यवश जो है ना, ऐसा ही रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ। रानी अवंतीबाई कहाँ का नेतृत्व कर रही थी? ये कर रही थी मध्य प्रदेश का। तो खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फ़ौज से घिरा पाया, तो वो शहीद हो गई। अच्छा, इन लोग का एक कॉन्सेप्ट भी था कि हम अंग्रेज़ों के हाथों नहीं मरना चाहते हैं, हम बलिदान हो जाएं वो ज़्यादा हमें पसंद है। तो तात्या टोपे भी जो थे वो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेज के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला ना, उसी तरीके से जो है विद्रोही ताकत हार से लोगों की हिम्मत भी टूटने लग गई, क्योंकि हर जगह जो है दमन करने लगे अंग्रेज, तो हिम्मत तो टूटेगी ही ना। तो बहुत सारे लोगों ने जो है विद्रोहियों के साथ छोड़ दिया और अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए और उन्होंने जो है वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का भी ऐलान कर दिया। उन्हें ये आश्वस्त किया। अच्छा देखिए, लालच देने में बड़े ये चाटुकारी थे। तो ये देखते थे ना कि जैसे ही हमारे अंडर में कौन आने वाला है, तो उन्हें जो है इनामों का ऐलान कर दिया करते थे। तो उन्हें जो है आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे और जिन्होंने विद्रोह किया उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार रहेंगे और दावेदारी बनी रहेगी। अब ये देखिए, ये इनकी कूटनीति थी, है ना। ये कोई भारतीयों का भला नहीं चाहते थे, ये इनकी कूटनीति थी विद्रोह को दबाने की। तो इनके बावजूद सैकड़ों सिपाही जो थे विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब देखिए, इसके पहले हम देख लेते हैं, अब विद्रोह के बाद इसके पहले हम थोड़ी सी चीज़ें, अभी तक हमने क्या देखी, हम ये चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को, ठीक है। मेरठ के छावनी के जो सिपाही थे वे दिल्ली की ओर कूच किए और इसके बाद विद्रोहियों ने क्या किया? उच्च अधिकारियों की हत्या की और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 11 मई की प्रातः वो पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया। नाना साहब की लगातार पराजयों को झेलते हुए वे नेपाल चले गए, है ना। ये सारी चीज़ें जो थी। अब देख लीजिए, एक झलक में हम ये देख लेते हैं नेतृत्वकर्ताओं के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्र, नोट डाउन करते रहिएगा, मैं बताऊंगी। नेता यानी कि भारतीय नेता, है ना। और ये दमन करता, यहाँ मैं लिखूंगी दमन करता, ठीक है। केंद्र की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि दिल्ली मुख्य केंद्र था तो दिल्ली की बात करते हैं। नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि मैं रब भी करूँगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा स्पेस तो है नहीं स्क्रीन में। तो दिल्ली में जो है नेता कौन था? बहादुर शाह। दमनकर्ता कौन थे? निकलसन और हडसन। देखिए, एक बार मैं बोल भी देती हूँ। केंद्र था दिल्ली, वहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह। और दमन किसने किया, यानी कि विद्रोह को कुचला कौन? ये थे निकलसन और हडसन, है ना। आगे देखते हैं कानपुर। कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहेब और तात्या टोपे। और विद्रोह को कुचला कौन? कॉलिन कैंपबेल। ध्यान रखेंगे, कैंपबेल। इससे भी याद रख सकते हैं, क से कानपुर, क से कैंपबेल। तो ये जो है दमन करता है कानपुर के, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल।
एक ही नाम है ये दोस्तों, है ना। और यहाँ का भी जो है दमनकर्ता कैंपबेल ही था, कैंपबेल। अब जैसे देख लीजिए कि कानपुर और लखनऊ आसपास है, तो इसका जो है दमनकर्ता भी एक है। आगे बात करते हैं अब झांसी की। झांसी का तो आप सभी बता लोगे, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और इनके दमनकर्ता थे ह्यूरोज। ठीक है। अगला है जगदीशपुर यानी कि बिहार, जगदीशपुर। तो यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह। और इन्हें जो है दमन यहाँ के टेलर, विलियम टेलर। ठीक है। बात करेंगे फैजाबाद की। फैजाबाद, यहाँ पे कौन थे? अहमदुल्ला शाह, अहमदुल्ला। ठीक है। और दमनकर्ता कौन थे? यहाँ थे ये रेनार्ड। कौन थे? रेनार्ड, दमनकर्ता। अगला देखेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद, तो यहाँ पे नेतृत्वकर्ता थे लियाकत अली। और दमनकर्ता थे कर्नल नील। कौन थे दमनकर्ता? कर्नल नील। ठीक है। एक और है बरेली। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ। तो बरेली के नेतृत्वकर्ता थे खान बहादुर। खान बहादुर। ठीक है। और ये यहाँ पे दमन करता थे विंसेंट आयर। ठीक है, आयर, ध्यान रखेंगे, विंसेंट, ये एक ही नाम है, विंसेंट आयर नाम है इनका। ठीक, तो बरेली के नेतृत्वकर्ता खान बहादुर और दमनकर्ता विंसेंट आयर। अब चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विद्रोह के बाद के साल, है ना, तो अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। लेकिन अब वे पहले की तरह जो है नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा डर था। देखिए अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए उसमें बहुत सारी निम्न चीज़ें थीं। अब देखिए क्या क्या बदलाव किए। सबसे पहला बदलाव, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। क्यों? क्योंकि भारतीय मामलों में ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें जो है भारत में शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया और इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। और क्या चेंजेस हुए? देश के सभी जो है शासकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशज, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें जो है इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे भी जो है ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर लें और इस तरीके से जो है भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। अगली चीज़ क्या परिवर्तित हुई कि सेना में जो है भारतीय सिपाहियों का भी अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। और क्या फैसला लिया गया? मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई और उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अगला है, अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अगली चीज़, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और ज़मीन पर उनके अधिकारों को जो है स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। अब देखिए इस प्रकार जो है 1857 के बाद इतिहास का नया चरण जो है
वो शुरू हो गया। ये देखिए, अभी आप ये मैप में देख पा रहे होंगे, ये है विद्रोह के मुख्य केंद्र। ये जो रेड से बना हुआ है ना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, दिल्ली, मेरठ, है ना। तो ये जो है ये मुख्य केंद्र हैं, और अन्य केंद्र जो है आपको दिख ही पा रहे होंगे, है ना, उसके आसपास के एरिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये विद्रोह असफल जानते हैं क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला ये कारण है कि एकता का अभाव था इस विद्रोह में। 1857 का ये जो विद्रोह था ना, इसमें भारतीयों में आपसी एकता का अभाव था। जैसे देखिए कि बंगाल के सिपाहियों ने विद्रोह में भाग लिया, लेकिन सिख और दक्षिण भारतीय सिपाहियों ने जो है अंग्रेज़ों की ओर से विद्रोह का दमन किया। तो सिखों में जो है मुगल शासन के पुनरुत्थान के भय का उत्पन्न हो गया था, और इसी प्रकार राजस्थान के राजपूत शासक हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, ये भी भयभीत थे। दूसरी चीज़ क्या कमी थी? दूसरी चीज़ ये कमी थी शिक्षित भारतीयों का असहयोग। जो भी शिक्षित थे ना भारत में, उन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया इस विद्रोह को, तो ये भी कारण था। तीसरा कारण ये था कि योग्य नेतृत्व का अभाव था। हर जगह से अलग अलग नेतृत्व करता थे, आप सभी ने देखा पढ़ा, है ना। तो विद्रोह को संचालित करने का एक कुशल और योग्य नेतृत्व नहीं मिला, और इसी कारण जो है ये विद्रोह असफल हुआ। और चौथी सबसे बड़ी बात कि ब्रिटिश सैनिक की श्रेष्ठता। तो जाहिर सी बात है, विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण है अंग्रेज के पास श्रेष्ठ सैन्य साज सामान का होना, है ना। और जो है विद्रोहियों के जो है सैनिक साजो सामान अंग्रेजों के साजो सामान के तुलना में तो बिल्कुल ही निम्न कोटि के थे, है ना। तो ये सारे जो है विद्रोह की असफलता के कारण थे। अच्छा, एक चीज़ इस बुक में नहीं दी है आप, लेकिन नोट डाउन कर लेना कि कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके लेखक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, द ग्रेट रिबेलियन, ये लिखी है अशोक मेहता ने, अशोक मेहता, ठीक है। अगली बुक है द कॉज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ध्यान रखेंगे, द कॉज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। अभी आप लोग एडजस्ट कर लो, मैं बहुत जल्द वाइट बोर्ड लेने वाली हूँ, फिर मैं आपको रूबरू होके पढ़ाया करूँगी, तो अभी थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो ये लिखा था सर सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां, ठीक है। तो अगली बुक है द इंडियन रिवॉल्यूशन। मैं अच्छा चलो बोल दे रही हूँ आप लोगों को, द इंडियन रिवॉल्यूशन, ये लिखी है मोहित सेन ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब देखिए, आइए ये कथन भी देख लेते हैं। तो परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। अब देखिए, जब 1857 का विद्रोह भारत में फैला था ना, और उसी समय जो है चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह का पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। होंग जिंकुआंग, ध्यान रखेंगे, होंग जिंकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी, और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो होंग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था, और वह जो है कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। तो ताइपिंग के विद्रोही जो थे एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और जो है स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, और जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन और जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामों पर पाबंदी रहेगी। तो चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य की स्थापना में काफ़ी मदद की। अब आइए, अब इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। आप सभी को पता है कि जैसे कि अंग्रेज झांसी की रानी के थे ना, वो जो है पुत्र नहीं था, तो वो क्या चाहती थी, वो अपने पति की मृत्यु के बाद गोद लिए हुए बेटे यानी कि दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, और इस बात को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था।
दूसरा क्वेश्चन है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज क्या किए? तो अंग्रेजों ने जाहिर सी बात है लालच ही दिया होगा। पहला लालच ये दिया कि जो है ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वज की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। दूसरी बात, 1850 में एक नया कानून बनाया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था? तो ऐतराज़ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिपाहियों को ये शक था कि ये जो कारतूस हैं ये चर्बी लगे युक्त कारतूस हैं, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज़ कि ये बंदूक के कारतूस जो होते थे ना, इन पे लगी पट्टी होती थी, तो इन्हें जो है दांत से काटना पड़ता था, तो इनसे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता और इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरीके से बिताए? अब जैसे देखिए कि उन्हें तो जेल की सज़ा कर दी थी अंग्रेज़ों ने, तो उन पर मुकदमा चलाया गया, आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई, है ना। उनके सामने उनके बेटे को गोली मार दी गई और बादशाह और उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून भेज दिया गया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। अब आइए कुछ बातों पे विचार करते हैं। सबसे पहला है, मई 1857 के पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों को आत्मविश्वास के क्या कारण थे? देखिए, इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि अंग्रेज़ों की सोच थी कि भारतीय सिपाही जो हैं उनके विश्वसनीय हैं, क्योंकि 1857 के पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थीं और बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। दूसरी चीज़, जो अंग्रेजी शासक थे ना, वे जानते थे कि कैसे स्थानीय राजा और जमींदार जो है उनके शासन का समर्थन करेंगे। क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने जो है अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की थी। तीसरी चीज़ ये है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनके राजस्व वसूलने के अधिकार भी छीन लिए गए थे। अगले बात पे विचार करते हैं, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवार पर क्या असर पड़ा? देखिए, सबसे पहला असर ये पड़ा कि जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई। जाहिर सी बात है, जब हमें राजा का सपोर्ट मिल जाएगा तो उत्साहित होना स्वाभाविक है, तो उनका उत्साह और साहस और बढ़ गया और इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। दूसरी चीज़ कि ब्रिटिश शासन के विस्तार से जो है भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल शासन जो है वो आ जाएगा और जिसके सहारे हम अपने इलाकों में भी बेफिक्र होकर शासन चलाएंगे। तीसरी चीज़ ये थी कि ब्रिटिश जो नीति थी ना, इसके कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, तो वे इस खबर से बड़े खुश थे। वे खुश क्यों थे? क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या की कि अंग्रेज़ों ने जो है कुछ भूस्वामियों, राजाओं और नवाबों पर मुकदमे चलाए, उन्हें फांसी दे दी गई। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, उन्होंने घोषणा कर दी कि भूस्वामी जो हैं वो ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे और उन्हें अपनी ज़मीन पर पारंपरिक अधिकार का भी उपभोग करने की स्वतंत्रता तब बनी रहेगी। तीसरी चीज़ क्या की कि भूस्वामियों ने जो है विद्रोह किया। यदि उन्होंने जो है किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की, उन्होंने ये जो है बोला कि जो है वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो उन्हें जो है सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और ज़मीन पर उनका अधिकार भी बना रहेगा। अगली चीज़, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ किस तरीके से बदली? तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 1858 में नया कानून बनाया गया, जिससे पूरी शक्ति किसके पास चली गई? ब्रिटिश की महारानी के पास, है ना। तो नया कानून बनाया गया और सारे अधिकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चले गए और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, परिषद का गठन किया गया, अंग्रेज गवर्नर जनरल को वायसराय कहने लगा जाने लगा। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनसे कभी ऐसी भूल नहीं होगी कि भू क्षेत्र पे कब्जा किया जाए, है ना। और जो है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने का डिसीजन लिया गया और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात ज़्यादा करने का डिसीजन लिया गया। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको भी कि झांसी की रानी लक्ष्मी के बारे में पता लगाइए, आप उन्हें अपने समय में एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो 1828 में हुआ था बनारस में। ये बनारस की थी। उनका बचपन का नाम था मनु।
तो इन्हें बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली रही हैं। तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक़ था। लड़कियों वाले कोई शौक़ थे नहीं थे इन्हें, है ना। इन्होंने सभी में महारत हासिल की थी। आप एक सीरियल भी आता था पहले, लक्ष्मीबाई, है ना, तो उसमें सारा चित्रांकन किया गया है। तो बचपन में तलवारबाजी में ही अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को जो है रात में छुप छुप कर ये बदला लेना शुरू कर दी थी। पूरा बहुत अच्छी तरीके से उस सीरियल में पिक्चराइज किया गया है। तो 14 वर्ष की आयु में जो है उनकी शादी झांसी के राजा जो है गंगाधर राव से हो गई। अब वो आ गई झांसी। तो झांसी की रानी बनने के बाद वह रात में चोरी छुपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन को जो है अपने हाथों में ले लिया, है ना, और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। तो बहुत ज़्यादा मतलब बताएं ना कि जब अंग्रेज हीरोज जो है इनका दमन किए ना, इनकी हत्या किए, तो ये उन्होंने बोला भी कि ये जो है, उन्होंने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। तो आप ये सोच लीजिए कि एक अंग्रेज का ऐसा कथन है, तो मतलब कितनी ज़्यादा वो वीरांगना रही होंगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया और आखिरी तक 1858 में वो जो वीरगति को प्राप्त हो गई। तो चलिए यही समाप्त होता है ये वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और याद भी हो गया होगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो प्रथम वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। अब आइए एक बार में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त लगे कारतूस। क्यों? तो चर्बी युक्त लगे कारतूस के कारण ही जो है प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने किया। उसने मेजर ह्यूसन और बाथ की हत्या कर दी थी। और इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857। विद्रोह का केंद्र कौन कौन सा था? दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर, झांसी, रुहेलखंड, मेरठ, लखनऊ, फैज़ाबाद, बरेली, है ना। नेता कौन कौन थे प्रमुख? तात्या टोपे हो गए, नाना साहब, बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह इत्यादि, है ना। 1857 के विद्रोह के समय जो है विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजी सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा, है ना। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। और जो है ये तो पता ही है आपको कि हीरोज ने जो है लक्ष्मीबाई की मृत्यु की, है ना। और आरसी मजूमदार ने इस विद्रोह को कहा कि ये जो है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। इनका कहने का मतलब ये था कि इससे पहले भी विद्रोह होते आए हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे। यही समाप्त करती हूँ मैं अपनी वाणी को। और गाइज अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो ना। क्यों नहीं करते हो आप लोग लाइक? इतने कम लाइक्स मिलते हैं, बताओ ऐसे अच्छा लगेगा क्या आपकी मैम को? तो शेयर भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।